ब्रेक के बाद एक बार फिर इस महाबहस में आपका स्वागत है। इलेक्शन इम्पैक्ट में सीधे यहां से हम रुख करेंगे जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता दीपक गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हम बता दें कि इस वक्त हमारे साथ 10 लोग जुड़े हुए हैं, 10 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 5 हमारे संवाददाता और 5 मेहमान इस महाबहस में शामिल हैं। बात हो रही है गुजरात इलेक्शन के प्रभाव की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या असर पड़ेगा इस चुनाव परिणाम का। रुख करते हैं जयपुर का। जयपुर हमारे संवाददाता दीपक गोस्वामी। दीपक, बताएं जयपुर में किस तरह की सुगबुगाहट है, राजस्थान में क्या असर पड़ने जा रहा है, क्या लगता है कुछ परिणाम का असर पड़ेगा राजस्थान में? जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे सामने आए हैं उन सभी को देखते हुए राजस्थान में जो राजनीति है वो भी उसमें भी काफ़ी हलचल हो गई है। अगर हम बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की या यहाँ पे जो तीसरा मोर्चा उभर कर सामने आ रहा है, हम इन तीनों की बात करें तो लगता है कि यहाँ के जो समीकरण हैं इस एक साल के बाद जो चुनाव होने हैं राजस्थान में उनमें भी काफ़ी परिवर्तन नजर आ रहा है। क्योंकि राजस्थान की जो राजनीति रही है वो हमेशा पेंडुलम की तरह रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये लगातार इसी तरह का जो माहौल है वो पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है। अगर राजस्थान के अलावा हम गुजरात की और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो विकास के कार्यों को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर जो सरकार सामने आई है, जो नतीजे आए हैं, उन सभी को देखते हुए राजस्थान में भी भ्रष्टाचार और विकास के जो मुद्दे हैं वो लगातार चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे राजस्थान में भी कहीं ना कहीं अब तेज उठने लगे हैं। दीपक, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रामेश्वर जी, आपका भी स्वागत है इस महाबहस में। क्या लगता है राजस्थान में वसुंधरा राजे की वापसी तय मानी जाए? अगर गुजरात में बीजेपी की वापसी हुई है तो इसका असर पड़ेगा राजस्थान में? देखिए, आने वाला सारा समय भारतीय जनता पार्टी का है। गुजरात की वापसी ने कांग्रेस के जो है दिन में तारे नजर करा दिए हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में बनेगी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के नेतृत्व में बनेगी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी और दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से छीनेगी। और ये 2013 का सेमीफाइनल 14 में कांग्रेस को पूरे देश में परास्त करके हिंदुस्तान के अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत का निर्माण करेगी भारतीय जनता पार्टी। जी अनुराग, कुछ सवाल आप लेना? रामेश्वर जी, ये बताएं कि आपने कहा कि दिल्ली तक के आपके सपने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो सपने थे वो पूरा करेगी, तो क्या आप भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ये मैं खबर भारती की चैनल पर बैठकर मैं तय नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी तय करेगी वो देश का प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई घर तय नहीं करता, पार्टी तय करती है और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी तय कर देगी वो अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतीक होगा। बिल्कुल रामेश्वर जी, आपने सही कहा, खबर भारती के पैनल पे यह तय नहीं होगा, लेकिन यह जरूर है कि आपकी पार्टी में सुगबुगाहट पहले से है। तो क्या इस जीत ने नरेंद्र मोदी को इतना ताकतवर बनाया है? इस पर आप हां या ना बताएं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मामले में ताकतवर हैं और उन्होंने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह गुजरात को बदनाम किया था, कांग्रेस ने जिस तरह गुजरात में सांप्रदायिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने गुजरात को जिस तरह हिंदू आतंकवादियों का केंद्र घोषित किया था, कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से दिन में तारे दिखा दिए कांग्रेस को और ये बता दिया कि गुजरात में मॉडल है, गुजरात में डेवलपमेंट है, गुजरात में विकास है और गुजरात में भारतीय बिल्कुल रामेश्वर जी, यानी गुजरात का विकास है, ये एक मॉडल था वहां पर। इस वक्त पीयूष पंत जी भी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं रामेश्वर जी की बातों से, और क्यों बीजेपी आज भी हिचकिचाती है खुलकर कहने में कि हाँ नरेंद्र मोदी हमारे कैंडिडेट हैं? नहीं, देखिए ये बात है कि वो भाजपा को जो वो कह रहे हैं, तो देखिए जहाँ तक राजस्थान का सवाल है तो वो वहाँ पे वही एंटी इनकम्बेंसी वाला चलता है फैक्टर। जैसे हिमाचल में आपने देखा जी, वीरभद्र सिंह पे भी भ्रष्टाचार का आरोप था और धूमल के ऊपर भी था, लेकिन वहाँ की जनता जो है हमेशा बदलती है। ऐसा राजस्थान में होता रहा है, तो वहाँ भी होगा, बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। इसलिए नहीं कि बीजेपी वाकई नरेंद्र मोदी अपने आधार पे जीते हैं, विकास पे जो उन्होंने गुजरात में किया उसके आधार पे, लेकिन उससे भाजपा को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। अगर आप सच माने देखें दूसरे राज्यों में वहां उनकी क्या नीतियां, दूसरा केंद्रीय नेतृत्व जो है उसमें लगातार आप देखें, अगर आप प्रधानमंत्री का मुद्दा भी लें तो इसीलिए नरेंद्र मोदी
ये बात निश्चित रूप से आप देखिए, सर्वेक्षण में जो पिछले साल भी ये हुआ था कि सर्वेक्षण इस साल भी हुआ था, सर्वेक्षण जब किया गया तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने जो है ये काफ़ी अच्छे प्रतिशत से नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया प्रधानमंत्री के लिए। अनुराग भी कोई सवाल आपसे लेना पीयूष चाहते जी, हैं। ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चुनाव जो है दरअसल भारतीय जनता पार्टी गुजरात में नहीं जीती है, जीते हैं मोदी, ये एक बड़ा फैक्टर निकल के आएगा? निश्चित रूप से देखिए, पूरा गुजरात का चुनाव मोदी ने भी अपने ही आधार पर लड़ा है चुनाव, और कांग्रेस ने भी और दूसरे लोगों ने भी जो है कि मोदी को ही जो है दोषी ठहराया। उसको चाहे आप 2002 का गोधरा कांड हो या मुसलमानों का एक हिंदुत्व वाला बात हो, हालांकि हिंदुत्व की बात भी उन्होंने, मोदी बहुत जानते हैं किस तरह से रणनीति करनी है। हिंदुत्व कार्ड उसने ओपन नहीं उन्होंने किया, लेकिन अपने हाव भाव से उन्होंने मुसलमानों को टिकट न देके ये तमाम चीजें दिखा दी, तो वो मोदी का था और मोदी की जीत है। पीयूष जी, एक छोटा सा सवाल, जाहिर सी बात है अनुराग, एक छोटा सवाल मैं लेना चाहूंगा कि पीयूष जी, जाहिर सी बात है एक सांप्रदायिक ताकत के तौर पर, सांप्रदायिक चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। एनडीए के तमाम घटक दलों ने उनका विरोध पहले ही शुरू कर दिया था। ये तीसरी जीत कहीं एनडीए को बिखरा तो नहीं देगी? नहीं, देखिए, एनडीए को बिखराएगी इसलिए नहीं कि हो सकता है एक आध दो दल जैसे कि नीतीश कुमार के जेडीयू है, उनका एक विरोध था, लेकिन अभी देखिए स्थितियां बदल रही हैं। क्या वो कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहेंगे? उनको जो चाह रहे थे कि राज्य को स्पेशल दर्जा मिल जाए, सारी कवायद इसी बात की थी कि जो केंद्र से कितना कुछ वो ले लेते हैं। ममता बनर्जी ने यही कोशिश करी, मायावती ने यही करी सारी, तो वो अब कहां तक पहुंचेंगे? और 2014 के चुनाव में निश्चित रूप से एक केंद्र की जो राजनीति है उसमें जनता का एक कांग्रेस के खिलाफ, चाहे प्राइस राइज का मुद्दा हो, चाहे तमाम और नीतियों का मुद्दा हो, तो एक कांग्रेस के खिलाफ जो है लोगों का एक रोल है। बिल्कुल, एक बार अजीत जी के पास भी चलते हैं। अजीत जी भी काफी देर से अभी चुप हैं। अजीत जी, आपको क्या लगता है कि हम राजस्थान की भी बात कर रहे थे, वसुंधरा राजे की वापसी में क्या ये जीत बड़ी भूमिका निभाएगी? नहीं, अभी इस बात का दावा नहीं किया सकता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इनकम्बेंसी फैक्टर जैसा भी पीयूष कह रहे थे वो होगा, उसका फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की जीत का फायदा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिले या अन्य राज्यों में मिले, इसकी संभावना बहुत कम है, बड़ा मार्जिनल फैक्टर होगा। देखिए, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की जीत का सबसे बड़ा इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर होगा या संघ पर होगा। संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को पुनर्परिभाषित करने की स्थिति आएगी। आप देखिए, ये नरेंद्र मोदी वही है जिन्होंने रातों रात संजय जोशी को हटवा दिया था। ये नरेंद्र मोदी वही है जिन पर यह आरोप है कि गडकरी के खिलाफ जो सबूत सामने आए वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर या उनके सहयोग से सामने आए। तो नरेंद्र मोदी वर्सेस गडकरी एक नया खेल शुरू होगा। इसीलिए आपने देखा कि न रामेश्वर शर्मा कह पा रहे हैं, न नंदकीराम कंवर कह पा रहे हैं बहुत खुल के कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे। ये कोई नहीं कहेगा। भारतीय जनता पार्टी में मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस वर्चस्व को बढ़ाने की प्रक्रिया में 2013 में अगर नरेंद्र मोदी केंद्र में चले गए, अगर केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए, तो फिर गुजरात में आप बीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? कौन चेहरा होगा? नहीं, गुजरात में जैसे शुरू से कहा जा रहा है इस बहस में कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, नरेंद्र मोदी जीते हैं। नरेंद्र मोदी के जाने से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का गुब्बारा फूटेगा और एक वहां नई बिखराव की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, क्योंकि केशव भाई पटेल के समर्थक जो है खामोश नहीं बैठेंगे। एक दूसरे, वहां कांग्रेस का वोट परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा है और गुजरात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरीके से वोटों का अंतर कम रह गया है, वो खतरे का संकेत है और मोदी के हटने का गुजरात पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ेगा। अच्छा, बात जब एंटी इनकम्बेंसी की होती है कि अगर सत्ता विरोधी लहर है तो बाकी राज्यों में नरेंद्र मोदी के पास नहीं दिखा। शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा चुनाव लड़के दिखाया, जीत कर दिखाया, रमन सिंह ने दिखाया। ये चीज राजस्थान में अब तक नहीं है। राजस्थान में वसुंधरा 5 साल बाद चली गई, गहलोत साहब की भी बहुत ज्यादा मुश्किलें दिख रही हैं। तो क्या वहां सत्ता विरोधी लहर के नाम पर बीजेपी आएगी या फिर विकास नरेंद्र मोदी का गुजरात की जगह मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी असर दिखा देगा? देखिए, सत्ता विरोधी लहर गुजरात में इसलिए नहीं चली क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पॉजिटिव इंपैक्ट लगातार छोड़ा। उनके खिलाफ कहने को बहुत कुछ नहीं था। हुआ ये कि उनके खिलाफ जो नाराजगी वाले वोट थे वो केशव भाई पटेल के समर्थकों में और कांग्रेस में बंट गए। अन्यथा गुजरात की सीटें घटी होती अगर केशव भाई पटेल बीच में नहीं होते तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस दूसरा होता। हो सकता है नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बना लेते, लेकिन उनकी सीटें घटी होती क्योंकि ये जो नाराजगी के वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी के वोट थे या असंतोष के वोट थे, वो विभाजित हो गए केशव भाई पटेल में और कांग्रेस में। और उस विभाजन का फायदा, जैसी की आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी
कि अगर ये जो नाराजगी के वोट हैं, एंटी इनकम्बेंसी के वोट हैं, ये केशु भाई और कांग्रेस में बट गए तो नरेंद्र मोदी उसका फायदा ले जाएंगे, और ये बड़ा फैक्टर है जिसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिला है। चलिए, रायपुर से इस वक्त हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नितिन जी, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं राज्यों की, जाहिर सी बात है कि केंद्र में बीजेपी की स्थिति जितनी कमजोर हुई, राज्यों में उसकी स्थिति उतनी ही मजबूत हुई। आप देखें गुजरात देखें, आप मध्य प्रदेश देखें, आप छत्तीसगढ़ देखें, आप बिहार में देखें, भले ही नीतीश मुख्यमंत्री हैं लेकिन बीजेपी भी उतनी सशक्त है। इसकी क्या वजह है? और तीनों प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति आपको लगती है 2013 में? देखिए, एक बात इन पूरे चुनाव में एक चीज सामने आई है, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस। ये एक मुद्दा जो इस वक्त हवा में तैर रहा है वो पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस का है। और जहां तक ये नरेंद्र मोदी की जीत को आप कहें तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा उन्होंने प्रभावी कर दिया था, बाकी सारे मुद्दे गौण कर दिए थे। यही हाल अगर हम देखें मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आप तमाम तरह के आरोप शिवराज सरकार पर लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नेंस के मामले में उनका जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ठीक ठाक रहा है। और ये अगर इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ में चले तो रमन सिंह सरकार के ऊपर आप जितने भी चाहे आरोप लगा दें, लेकिन आप ये अगर आप हम उनसे आपसे कहें कि 5 तरह के अलग अलग तरह के आरोप लगाइए तो आपके पास मिलेंगे नहीं आरोप। जाहिर है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस काम कर रही है, गुड गवर्नेंस काम कर रही है, और ये इम्पैक्ट आगे आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। जहां तक की बात करें राजस्थान में, हाँ कुछ समस्याएं निश्चित रूप से दिखाई दी हैं, लेकिन चूंकि वहां का ट्रेंड रहा है, पॉलिटिक्स का ट्रेंड ये रहा है कि हर बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू रहता है, तो वो अगर उस तरह से रहता है तो शायद ये बीजेपी के लिए फायदा होगा। जी, चलिए रामेश्वर शर्मा जी के पास चलते हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। रामेश्वर जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दोनों अभी बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, यहां पर क्या उम्मीदें हैं बीजेपी की? क्या आप मानते हैं, पार्टी मानती है कि 100% उम्मीदें हैं वापसी की? भारतीय जनता पार्टी को 101% की उम्मीदें हैं, क्योंकि शिवराज सरकार जो काम कर रही है वो जनता के विश्वास को जीतकर काम कर रही है, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, नौजवान के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। वैसे ही काम की स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में है, और इसलिए मैंने पहले भी कह दिया है कि मध्य प्रदेश में भी हम हैट्रिक बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी बनाएंगे, और कांग्रेस से राजस्थान और दिल्ली छीनेंगे। जी, चलिए रामेश्वर जी, अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक सवाल आपसे, चूंकि यहां पर बात हम समीक्षा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सवाल यह है कि अगर हम राजस्थान को एक तरफ फिलहाल कर दें, क्योंकि वहां कांग्रेस का शासन है और हिमाचल भी कांग्रेस के पास जा चुका है, गुजरात बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश बीजेपी और छत्तीसगढ़ बीजेपी, तीनों जगह एक खास बात, तीनों जगह विकास मुद्दा है। तीनों प्रदेश की सरकारें विकास के लिए तारीफ पा चुकी हैं, और तीनों ही प्रदेश में ये तीसरी बार चुनाव का मौका है। गुजरात में भी तीसरी जीत है, मध्य प्रदेश में भी तीसरा चुनाव, छत्तीसगढ़ में भी तीसरा चुनाव। क्या लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों जगह जीत दिलाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात विकास, जैसे ये नितिन ने भी कहा कि गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस की बात रही है, विकास की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ अगर उभर के आई है तो अभिषेक, आप देखें कि विरोध दर्ज कराने वाली पार्टी नहीं थी, वॉक ओवर दिया एक तरीके से हमने सीधे तौर पर देखा गुजरात में कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश की अगर आप हालत देखें तो मध्य प्रदेश में भी तकरीबन वही हालत है, विभिन्न प्रकार के गुट आपको सामने दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी अगर आप यही देखें तो वहां भी कांग्रेस नहीं है, अजीत जोगी का गुट है, इसके अलावा तमाम गुट है। राजस्थान की बात देखें तो अशोक गहलोत भले ही मुख्यमंत्री पद पे हो, लेकिन सीपी जोशी अपना अलग किला उठाए हुए हैं। यानी इन जितनी भी हम स्टेट्स की बात करें वहां पर भी कोई विपक्ष नहीं है। ऐसे में जब कांग्रेस ही नहीं है, जब विपक्ष ही नहीं है, तो बीजेपी के लिए हर सीढ़ी आसान दिखती है, कम से कम अगले 2013 तक की हम बात करें तो। और साफ नजर आता है कि जब विपक्ष नहीं है तो सत्ता हाथ में, यानी एक तरीके से गुजरात की जीत भी हम ये कह सकते हैं। अब हम एक बार बात करेंगे कि आखिर, जैसे हमने बात कर ली कि आखिर क्या वजह रही सत्ता में वापसी की और क्या क्या खास बातें हैं, वहां कुछ कमजोर कड़ियों की भी हम बात करेंगे। चलिए हम रुख करते हैं यहां से, शेख अलीम जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं इंदौर से। शेख अलीम साहब, अब यहां पर सवाल यह है कि विकास को अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा इस मुद्दे पर कि इलेक्शन में विकास मायने नहीं रखता, लेकिन हम जिन जिन प्रदेशों की बात कर रहे हैं वहां विकास के लिए ही उन सरकारों की तारीफ हुई है, चाहे वो रमन सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो या नरेंद्र मोदी हो। क्या नहीं लगता कि कांग्रेस में आप हैं लेकिन आप इस बात को माने कि विकास मुद्दा बन गया है और इस वजह से बीजेपी वहां ताकतवर दिख रही है? विकास अगर मुद्दा है तो पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जो है वो, उसको इनका श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी सरकार रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी प्रदेश को पैसा देने में उन्होंने कभी देरी नहीं करी जी। उन्होंने हमेशा, चाहे गुजरात हो या छत्तीसगढ़ हो,
सभी की मदद करी। जैसा कि एक बात और अभी आपने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुबह से चैनल पे पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री होंगे, हर व्यक्ति उस आदमी का नाम प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा है। शेख हलीम साहब, अभी उस मुद्दे पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने उस मुद्दे को एक तरफ कर दिया, हम सिर्फ इन 3 प्रदेशों की बात कर रहे हैं। ये तीनों प्रदेशों को केंद्र सरकार ने बहुत मदद करी है और आज की तारीख में हर आदमी आरटीआई के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से समझता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से निष्पक्षता से पैसा आ रहा है और उसी से इन स्टेटों ने तरक्की करी है और आने वाले चुनाव में बहुत फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को और हम सभी जगह अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए शेख हलीम साहब, आपका यह मानना है कि केंद्र सरकार ने काफी मदद की है। जबलपुर हम रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अब जाहिर सी बात है आपने शेख हलीम साहब की भी बात सुनी होगी, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने बहुत मदद दी है, इसीलिए इन प्रदेशों में विकास हुआ है। लेकिन आप ये बताएं, मध्य प्रदेश की जनता को क्या लगता है, गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी विकास एक अहम मुद्दा है और शिवराज सिंह चौहान पसंद है उनकी? गहरा असर पड़ेगा। हालांकि कहा तो यही जाता है कि जब भी किसी प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर या ये कह लें कि दूसरे प्रदेशों पर उन मुद्दों का या उन व्यक्तित्व का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में असर होगा और वह इसलिए होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय छवि के नेता है। जाहिर सी बात है कि शिवराज की सादगी और नरेंद्र मोदी की दबंग राष्ट्रीय नेता की छवि का एक मिक्स पैकेज भारतीय जनता पार्टी बतौर कैंपेन पेश करेगी प्रदेश के मतदाताओं के सामने। यानी एक मिक्स पैकेज है जो बीजेपी के लिए फायदे की राजनीति साबित हो सकता है। इंदौर से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इंदौर में किस तरह का माहौल है नरेंद्र मोदी की इस जीत का। एहतियाब, नरेंद्र मोदी जीते हैं, इसका असर मध्य प्रदेश पर कितना पड़ेगा, खासकर इंदौर में सुगबुगाहट किस तरह की है? जी, जहां तक मैं रुझानों की और नतीजों की बात करते हैं तो उन रुझानों और नतीजों का असर यहां मालवांचल में ज़रूर देखने को नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश जो है अभी भाजपा शासित प्रदेश है, तो यहाँ रुझानों की तरफ जो पब्लिक का ध्यान था, या कहा जाए कि दोनों ही पार्टियों का जो ध्यान था वो पूरी तरीके से केंद्रित था कि ये नतीजे किस तरीके से आते हैं। जहाँ तक मैं सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की तरफ से बात करता हूँ तो भाजपा के नेताओं की तरफ से जो रुझान आना शुरू हुए, जिस तरीके से नतीजों को वो लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज वो नजर बना के रखे थे कि इस बार इन इलेक्शंस के अंदर उन्हें कितना फायदा हुआ और इसमें सीटों में कितना इजाफा हुआ। दूसरी चीज, जहां हम कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से नजर गड़ाकर बैठी थी कि उनको इस इलेक्शन के अंदर इन नतीजों में कितना नुकसान हो रहा है या कितना फायदा हो रहा है। चलिए बिल्कुल, हम आप समझ गए कि जाहिर सी बात है नफा नुकसान का आकलन करने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वक्त की बहुत कमी है, इस महाबहस को विराम देने का वक्त आ गया है, इसलिए सभी मेहमानों से आखिरी टिप्पणी लेंगे सबसे एक एक। पीयूष जी, सबसे पहले आप टिप्पणी करें, अब बताएं कि 2013 में 2012 की जंग हो गई, 13 की जंग की क्या तस्वीर आपको दिख रही है तीनों प्रदेश में? देखिए, ये तो क्लियर है कि जो राजस्थान जो है भाजपा की झोली में जाएगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहाँ जैसा कि अनुराग अभी कह रहे थे कि क्योंकि फ़ायदा मिलेगा कि कमज़ोर जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस का संगठन बहुत कमज़ोर है दोनों ही, और वहाँ पे रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान दोनों की छवि कुछ बेहतर है। वही मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमेशा जो व्यक्ति मुख्यमंत्री गद्दी में कौन बैठा है, उस व्यक्ति के ऊपर चुनाव लड़े जा रहे हैं और जीते और हारे जा रहे हैं। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद वहां भी ये जो है हैट्रिक का दौर चलेगा वहां भी, लेकिन अभी समय है वहां के चुनाव में। चलिए, लेकिन 2013 में बीजेपी वहां ताकतवर दिख रही है तीनों प्रदेशों में। जी चलिए, अब हम चलते हैं रायपुर। इससे पहले हम भोपाल चलते हैं रामेश्वर शर्मा जी के पास। रामेश्वर जी, आपसे भी बस एक टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी, तीनों प्रदेश में 2013 की क्या तस्वीर होगी? देखिए, जनता का आशीर्वाद रहा, शिवराज सिंह सरकार की जो उपलब्धियां हैं और शिवराज जी ने जिस तरह जनता में विश्वास जीता है, हम यहां भी हैट्रिक बनाएंगे और आप सबका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए, शेख हलीम साहब इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हलीम साहब, आप बताएं, इस वक्त चूंकि राजस्थान में तो साफ पीयूष जी ने कहा है कि गद्दी छिन रही है गहलोत साहब की, लेकिन आपका क्या लगता है तीनों प्रदेश के बारे में? तीनों प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाएंगे
हमारा संगठन अच्छा काम कर रहा है और तेजी से देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सभी प्रदेशों में पैसा पहुंचाया जा रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, उसका श्रेय केंद्र सरकार को जा रहा है। और 2013 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के सभी चलिए अलीम साहब, अच्छी बात है, कहते हैं कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक कि वो हार स्वीकार न कर ले। बिल्कुल मत करिएगा। और दूसरी बात ये भी है कि मनमोहन सिंह ऐसे ही अगर पैसा पहुंचाते रहे तो जाहिर सी बात है बीजेपी खुश है, ऐसे ही विकास होते रहे और सत्ता में वापसी करती रहेगी। सोचने वाली बात है। अजीत वर्मा साहब से टिप्पणी लेंगे। अजीत जी, आपको क्या लगता है? तीनों प्रदेश की तस्वीर बहुत संक्षेप में। मैं शेख हलीम साहब से यही जो है बात पे कहना चाह रहा था कि क्या जो वो दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सारे राज्यों को पैसा पहुंचा रहे हैं, तो इसका फायदा राजनीतिक रूप से कांग्रेस क्यों नहीं उठा पा रही? कांग्रेस क्यों चुप है? इसका जवाब मिलता है पीयूष पंत के कथन से, जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन तीनों राज्यों में कमजोर है। कांग्रेस का संगठन अगर कमजोर है तो हम आज ही अग्रिम बधाई दे सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को, डॉक्टर रमन सिंह को और वसुंधरा राजे को। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि अजीत जी हमारे पास वक्त कम है, कुल मिलाकर इस महाबहस का परिणाम यही निकलता है कि 2013 की जो जंग होगी वो भी बहुत दिलचस्प होगी 2012 की तरह। और सारे राज्यों के जो माहौल की बात करें तो सब एक जैसा है। विपक्ष कमजोर है, विकास मुद्दा है और हर जगह सरकार लगातार चुनाव जीत रही है। तो गहलोत साहब के लिए बड़ी चुनौती है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान उनके हाथ से खिसक जाए। शिवराज जी और रमन जी दोनों तो बहुत खुश होंगे क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल पोजीशन में जरूर नजर आती है। फिलहाल हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महाबहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर रहे थे हम इलेक्शन इंपैक्ट की। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।